नमस्कार, प्रणाम, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। मुझे आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में दिलो जान से लगे होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। देखिए 69 बीपीएससी मेंस का जीएस सेकंड पेपर है यह। इस पेपर का टोटल हम एनालिसिस करेंगे, क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था, बीपीएससी कैसे अपने आप को हमेशा स्केल अप कर रहा है और बच्चों को सरप्राइज कर रहा है। तो इसमें जो भी 69 बीपीएससी मेंस का जिन्होंने पेपर दिया है उनके लिए एक फीडबैक मिल जाएगा, और जो भी मेरे एस्पिरेंट्स हैं लगभग उनका सबका पेपर जो है अच्छा गया होगा, कि क्योंकि लगभग इसमें भी सारे ऐसे टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक्स को छोड़ के ऑब्वियस, जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं, जिनके लिए मैं कहीं ना कहीं गाइडेंस प्रोवाइड कराया हूँ। इसके साथ साथ यदि 70वीं बीपीएससी आपकी टारगेट है आपका, तो 70वीं बीपीएससी को लेके आप अपना माइंडसेट कैसे क्रिएट करो और किस तरीके से तैयारी करो, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन माय डियर फ्रेंड। आप सबको पता होगा जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट के जैसे सेकंड पेपर भी 3 पार्टों में विभक्त होता है, 3 खंड में विभक्त होता है। पहला पॉलिटी से रिलेटेड होता है, तो पहले पॉलिटी से हम शुरुआत करते हैं। चलिए देखो, सबसे पहली बात ना कि आपका माइंडसेट एकदम से क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए। आज के समय में यदि आपने बीपीएससी को डिसाइड करा कि आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन, तो उस तरीके का माइंडसेट और बढ़िया गाइडेंस आपको बहुत ही ज़रूरी हो गया। अब समय की अनिवार्यता है। ऑब्वियस सेल्फ स्टडी का महत्व है, लेकिन साथ में बढ़िया इंस्टीट्यूशन से जुड़ना और बढ़िया जगह से आपको गाइडेंस लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो बहुत सारे लोग देखो क्या करते हैं ना, एमसीक्यू अप्रोच वाला प्रिपरेशन करते हैं और कराते हैं बच्चों को। ठीक है, तो इसमें जो मतलब एनालिटिकल अप्रोच से जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी होगी, विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं करा होगा, उनको लग रहा होगा कि अरे यार ये तो बेसिक स्ट्रक्चर को भी क्रिटिसाइज करने की बात कर रही है। ऑब्वियस आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब हम सारी चीज़ें पॉजिटिव और निगेटिव सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो इसका कैसे मतलब हम इसकी आलोचना कैसे कर सकते हैं। तो आप सबको पता होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित कोई मतलब क्रिस्टल एंड क्लियर परिभाषा नहीं है, परिभाषित नहीं किया गया है हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नहीं परिभाषित किया गया है। तो ये टोटल न्यायपालिका के विवेकाधीन शक्तियां हैं। ये मतलब न्यायपालिका के विवेकाधीन शक्ति पे डिपेंड करता है कि न्यायपालिका किसी भी टॉपिक को चाहे तो बेसिक स्ट्रक्चर में डाल सकती है। और हाल ही में न्याय नियुक्ति आयोग को जो है इस आधार पे खंडित कर दिया गया था, उसको विखंडित कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था, जो भी सरकार का प्रयास था कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कोई परिभाषा न होना और न्यायपालिका की ये विवेकाधीन शक्ति के ऊपर निर्भर करना ही इसका एक बहुत ही बड़ा आलोचनात्मक बिंदु है, क्योंकि न्यायपालिका अपने हित के संरक्षण के लिए ऑब्वियस कहीं भी जब ह्यूमन नेचर है तो नेपोटिज्म चलता है, भाई भतीजावाद चलता है, करप्शन चलता है। तो जो सिरे में बैठे लोग हैं उनकी ये बौद्धिक क्षमता पे और उनके जो है मोरल सिचुएशन पे डिपेंड करती है सारी चीज़ें। तो इसको लेके इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। अगला है कि क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण तर्क संगत है, टिप्पणी कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट और जनरलाइज टॉपिक है। यदि आप बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपको एडिटोरियल एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले आपका कोई कन्वेंशनल सब्जेक्ट आप किसी दिन 2 दिन 4 दिन मत पढ़ पाओ, लेकिन आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जो है डेली आवश्यक है, नितांत ही आवश्यक है। यदि उसको आप स्किप करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस ईडब्ल्यूएस को जस्टिफाई आप करोगे। आरक्षण किसी भी तरीके, देखो आरक्षण बहुत ही अनिवार्य शर्त है मतलब भारत जैसे देश के लिए, क्योंकि ये विविधतापूर्ण देश है और ऑब्वियस कुछ सोसाइटीज़ के हिस्से कुछ ऐसे रहे हैं जिनमें
जिनको कई तरीके से डिमिनिश करने की कोशिश करी गई है, जिसके बदौलत वो आर्थिक रेस में काफ़ी पीछे छूट गए हैं। ऑब्वियस कुछ जातिगत भी मतलब हिस्से हैं, और कुछ ऐसे जाति से ऊपर भी जो अपर कास्ट लोअर कास्ट का डिवीजन होता है, कृत्रिम विभाजन, उससे ऊपर भी हटके हैं। तो ये जाति तक सीमित ना होके अब ये इकोनॉमिकल हो गया है, ठीक है। तो इकोनॉमिक रूप से भी वीकर सेक्शन की, क्योंकि बहुत सारी जातियाँ तथाकथित ओबीसी या पिछड़ी जातियाँ जो कुछ भी हो, तो उसमें भी लोग बहुत ही अपर स्टाटा में पहुंच चुके हैं, करोड़पति हैं, ऑब्वियस बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। तो उनके बच्चों को जो है उतनी आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है जितने उसी संबंधित जाति के जो ऐसे लोग हैं जो अभी वीकली रूप से काफ़ी इकोनॉमिकली रूप से काफ़ी वीक हैं, ठीक है। तो उनको भी आरक्षण की आवश्यकता, तो यहाँ पे इकोनॉमिकली रूप से जो है आरक्षण देने की आरक्षण की प्रासंगिकता के ऊपर जो है हम अपना टिप्पणी करेंगे। इसके साथ साथ भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये अमेंडमेंट प्रोसेस है, इसमें कई तरीके के ऑब्वियस मेंस के लिए इसमें पढ़ाया जाता है कि साधारण या विशेष बहुमत के द्वारा ही अमेंडमेंट एक बिग पार्ट में किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बिग पार्ट में। कुछ ही मामले में ऐसे हैं जिसमें राज्य विधायिकाओं की सहमति जो है आवश्यक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, सहकारी संघवाद की बात कर रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, तो राज्यों को इसमें क्यों नहीं हम समाहित करते हैं। इसके साथ साथ एक और बिंदु मैं आपको बता दे रहा हूं कि संवैधानिक जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विधेयक आता है, तो यदि इसमें कोई गतिरोध हो जाए तो संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर इसकी आलोचना की जाती है। अगला है डी, बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। ऑब्वियस इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जो भी प्रियम्बल है और जो भी उसमें एम डिसाइड करे गए हैं मानवीय हित के लिए, चाहे वो सार्वभौमिकता की बात करी गई है, पंथ निरपेक्षता की, समाजवाद की बात करी गई है, या किसी भी तरीके की राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता की बात करी गई है ये सारे क्या हैं, ये हमारे संविधान की कार्य योजना है, ठीक है। और इसी को डिस्क्राइब कर देना है। जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन करें। काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब रूप में पूरा एक वीडियो लेक्चर मैंने इसी को आपको डेडिकेट किया था, तो सब लोग इसका भी आंसर लिख के आए होंगे। ऑब्वियस डीप रूटेड सोसाइटी है कास्ट के रूप में, और ये हमेशा ही पॉलिटिक्स में जाति का, कास्ट का इन्फ्लुएंस रहता ही है, और किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करेगी, ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से दोनों लिखना है, दोनों आयाम लिखना है। अगला, अब बड़े वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा करें और वर्तमान में उसकी बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया। और एक्चुअली माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा जुकाम वगैरह से अभी मतलब सफ़र कर रहा था, तो उसके अवशेष कुछ बाकी हैं, तो ठसक आ रहे हैं बीच बीच में, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो देखो, भारतीय संविधान के पाठ के अनुसार प्रेसिडेंट और पीएम के बीच जो भी संस्थागत रिलेशन है ना, इंस्टीट्यूशनल रिलेशन, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो जैसे यू कैन से दैट पीएम लिंक बिटवीन कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट। ऑब्वियस जो भी कैबिनेट है और प्रेसिडेंट है, उसके बीच का लिंक कौन करता है, ये पीएम ही है, लिंक करता है। पीएम इन्फॉर्म ऑल गवर्नमेंट मैटर टू द प्रेसिडेंट। जो भी गवर्नमेंट का मैटर है, सारे मैटर पीएम किसको नोटिफाई इन्फॉर्म करते हैं, प्रेसिडेंट को इनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ जो भी अपॉइंटिंग एंड रिमेनिंग द हाई रैंक ऑफिसल्स होते हैं, उनको प्रेसिडेंट जो है ऑलवेज पीएम के एडवाइस से क्या करता है, अपॉइंट करता है। तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसको आप कर सकते हो। इसके साथ साथ इसका दूसरा पार्ट है वर्तमान संदर्भ में उसकी बदलती भूमिका पर चर्चा करिए। लेकिन वर्तमान की बात करी जा रही है, जब हाईली पावरफुल सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है किसी खास पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट में, और किस तरीके से पीएम का और प्रेसिडेंट का जो रिलेशन है बीते दिनों जो है बदला है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, ऑब्जर्वेशन के बिंदु है। ऑब्वियस आपको बेसिक जानकारियाँ चाहिए पीएम और प्रेसिडेंट के रिलेशन का, लेकिन अभी जो वर्तमान में सिचुएशन डेवलपमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल के आप अपने आंसर लिख सकते हो, काफ़ी आसान है। इसके साथ साथ अगला जो टॉपिक है इंडियन फेडरलिज्म पे पूछा गया है। भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के दो एक साथ प्रयासों में निहित है।
राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना और बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता, और इसी के आलोक में संघवाद के भारतीय मॉडल की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोऑपरेटिव इंडियन फेडरलिज्म, चाहे वह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो या कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो या किसी अन्य कंट्री के साथ कंपैरिजन हो इंडियन फेडरलिज्म का, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिस्क्राइब मैनर में मैंने पढ़ाया हुआ था माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो सबने जो भी हम मुझे मतलब यूट्यूब पे भी फॉलो करते हैं ना, सबका जो है ये पॉलिटी वाला पार्ट जो है काफ़ी अच्छा गया होगा। अगला है बिहार के गठबंधन की राजनीति में के मूल सिद्धांतों को विशेषतः राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित और विश्लेषित कीजिए। काफ़ी आसान। इसके साथ साथ स्थानीय शासन और उसकी कार्य पद्धति को पंचायत राज और शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार में धरातलीय स्तर के उदाहरण के साथ साथ स्पष्ट तथा मूल्यांकन। ये प्रश्न जो है मैंने अपने टेस्ट सीरीज में पूछा था। ठीक है, ये पंचायत से संबंधित, और भारत में इसका बिहार में इसका क्या स्टेटस है इससे संबंधित, और सीधे सीधे यहाँ से थोड़ा बहुत वर्डों के हेर फेर में पूछा गया है यहाँ पे। तो ऑब्वियस देखो, अब पॉलिटी वाला सेक्शन आपके थोड़ा सा पॉज डाल देते हैं। पॉलिटी वाला सेक्शन खत्म हो गया, आपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व करा, तो यहाँ पे क्या आपने करा, बहुत लोग कहते हैं कि ना करंट अफेयर्स पे कमांड हो जाएगा तो पॉलिटी हो जाएगा। नहीं, ऑब्वियस पहले आपको जो बेसिक नॉलेज है ना वो क्रिस्टल एंड क्लियर होने चाहिए माय डियर फ्रेंड। और बेसिक नॉलेज पे ही कोई भी अपना एनालिटिकल नज़रिया आप थोपते हो और करंट डेवलपमेंट को प्लॉट करते हो। तो बेसिक प्लस करंट पे बहुत ही ज़्यादा अब डिमांड हो गई है इसकी, दोनों पे यदि आपका कमांड होगा तब जाके आप इसको लिख सकते हो माय डियर फ्रेंड। और हमारा पूरा बोधिसत्व पीसीएस का हमेशा से प्रयास रहा है कि हम हमेशा ही आपको सही मार्गदर्शन दें, आपको सही दिशा दें, ताकि आप जो है ऑब्वियस बीपीएससी को क्रैक करना अब आए दिनों मतलब बीते दिनों से लेके 67वीं बीपीएससी के बाद से 68 बीपीएससी से और अब काफ़ी डायनेमिक और चैलेंज भरा हो गया है। तो ये जो चैलेंज भरा रास्ता है इसको आसान करने का प्रयास हमारा हमेशा रहा है, चाहे वह जीएस फर्स्ट पेपर हो, जीएस सेकंड पेपर हो या एसए हो, हमेशा ही जैसे प्रेडिक्शन हमने करा था उसी हिसाब से बीपीएससी चल रहा है। क्योंकि हम अपने अपोनेंट को पहचानते हैं, हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है, एनर्जी है, हम रिसर्च करते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, तब जाके कोई भी चीज़ आपको प्रोवाइड कराते हैं वर्तमान नज़रिए के अनुसार, तभी जाके हमारे एस्पिरेंट्स का इतना अच्छा पेपर गया होगा। अगला देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत सेक्शन सेकंड में ना ज्योग्राफी और इकोनॉमी का सेक्शन होता है। अब इसमें आज तक अभी बीपीएससी के हिस्ट्री में देखो कि कन्वेंशनल ज्योग्राफी जो स्टैटिक ज्योग्राफी है ना, इससे बहुत ही रेयरली प्रश्न पूछा गया था। लेकिन अभी इस पेपर में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके भारतीय मानसून मैकेनिज्म के बारे में पूछा गया, बहुत सारी चीज़ें, एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में पूछा गया है। तो आप अब यहाँ पे नज़रिया आपको चेंज करने की आवश्यकता है। हालांकि हम जब प्री के लिए पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जैसे भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि और विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान है। ऑब्वियस यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो इसको कर लेंगे। भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, क्या ये घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं, भारत के लिए संभावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। कई बार मैंने इसे पढ़ाया, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में 67 बीपीएससी से पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक को, पार्टिकुलर टॉपिक को। 68 के लिए भी मैंने बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 69 के लिए भी मैंने बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी है इस बार। भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना करें तथा देश में इसके भविष्य का विश्लेषण करें। कितना आसान है, ठीक है। विविधतापूर्ण देश में जहाँ सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता, अनेक तरीके की विविधताएं मौजूद हैं, इसमें टूरिज्म की स्थिति की विवेचना बड़ी आसानी से कर सकते हो और उसमें भारत सरकार के द्वारा। और इसमें देखो ऑब्वियस यू आर राइटिंग फॉर बीपीएससी, तो बीपीएससी का इनपुट देना हमेशा आवश्यक है, मतलब बिहार स्पेशल इनपुट। तो बिहार सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं चला रही हैं, उसका इनपुट देके आप इसको डायनेमिक बना सकते हो। बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनसंख्या के वितरण का विवरण करें तथा इसकी सामाजिक आर्थिक दशाओं के स्तरों पर टिप्पणी करें। वेरी कन्वेंशनल, वेरी स्टैटिक, यदि आपको गहनात्मक जानकारी नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। तो अब देखो ना, अब आप देखते हो तमाम मतलब सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पे देखोगे तो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में मिल जाएगा और तथाकथित बड़े नाम पे आपसे 2 लाख 3 लाख रुपया जो लिया जा रहा है और जो वो बड़ा नाम क्रिएट कराया गया है सोशल मीडिया के मार्केटिंग टीम के द्वारा उनका, ठीक है। और इसके नाम पे पैसा लिया जाता है और आपको मिलता है क्या,
कुछ भी नहीं मिलता अंततोगत्वा। तो मेरा यही प्रयास है कि आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कराएं। आप सही से पढ़ोगे नहीं, बढ़िया ऑथेंटिक स्रोतों से पढ़ोगे नहीं, मैराथन दौड़ने की शुरुआत से ही कोशिश नहीं करोगे, पहले आप 100 मीटर 200 मीटर की रेस दौड़ोगे, धीरे धीरे उसको प्लॉट करके आप मैराथन में तब्दील करोगे, तब जाके आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए और उस प्रदेश का विवरण कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आपको देखो, ये यहाँ पे ज्योग्राफी प्लस बिहार की स्पेशल ज्योग्राफी दोनों पे कमांड होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है, तब जाके ये प्रश्न को कर सकते हो। तो भारत के जो भी फिजिकल डिवीजन है और उस फिजिकल डिवीजन में बिहार का कौन सा हिस्सा आता है, इसको डिस्क्राइब करना है। अगला है, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। राज्य में कृषि जलवायु एग्रो क्लाइमेटिक जोन को किस प्रकार से एक एवं कितने भागों में विभाजित किया गया है, यहाँ साल में कितने मौसम पाए जाते हैं, इन मौसमों के कृषि पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, और ये रिपीटेड प्रश्न है, पिछली बार भी शायद पूछा गया था इसे, ठीक है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में डिस्क्राइब करना है। भारत में जनसंख्या निदेशालय एवं शहरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत शहरों की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी और उसकी, ये वाला प्रश्न ना सीधे सीधे मैंने टेस्ट सीरीज में मैंने पूछा था, कई बार मैंने टेस्ट सीरीज में पूछा था, शॉर्ट आंसर में भी लॉन्ग आंसर में भी, और यहाँ से ये रिपीटेड है और पूछा भी है इस बार। अगला, भारत में जनसंख्या निदेशालय द्वारा शहरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत शहरों की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी एवं उसकी वृद्धि पर प्रकाश डालना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की विवेचना एवं राज्य में कार्यशील जनसंख्या की प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डालना है, ठीक है। तो ये काफ़ी, देखो अब इसमें इस वाले प्रश्न में आप देखोगे तो इसमें आपको ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है, प्लस बिहार स्पेशल भी है, इंडिया लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, दोनों, मतलब पूरा सेंटर से लेके स्टेट तक इसमें इंक्लूड है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, ये सब न्यूज़पेपर पढ़ने से, ऑब्जर्वेशन से, और जो भी आपका स्टैटिक नॉलेज है उस पर प्लॉट करने से। भारतीय नियोजन के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के ट्रिकल डाउन सिद्धांत, इसके प्रमुख तत्व, लाभ एवं सीमाओं और आलोचनाओं का स्पष्ट कीजिए, आलोचनाओं को स्पष्ट करना है। तो कन्वेंशनल टॉपिक है, स्टैटिक टॉपिक है, इसको हमें डिस्क्राइब करना है। भारत, यदि ये न भी कोई पढ़ के गए होंगे तो भारत की मानसून प्रणाली, उसके स्वभाव, प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वितरण, समानार्थी शब्द, पूर्व एवं पश्चिमी जेट स्ट्रीम की व्यवहार्यता का वर्णन, मतलब भारतीय मानसून प्रणाली की, मानसून सिस्टम इन इंडिया का जो भी नेचर है, टाइप है, क्लाइमेटिक चेंज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी सिनोनिम्स हैं, ईस्ट एंड वेस्ट, जेट स्ट्रीम, सबको क्या करना है, इसमें डिस्क्राइब करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी भी जिसने पढ़ा होगा वो आराम से कर लिए होंगे। अब आ जाते हैं साइंस एंड टेक पे। साइंस एंड टेक पे ऑब्वियस बच्चों को ज़्यादा डर लगता है, लेकिन बहुत ही अब नॉर्मलाइज कर रहा है, आप चीज़ों को जानते हो, समझते हो, तो ईजिली इस वाले सेक्शन को भी लिख सकते हो। आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है, मॉडर्न सोसाइटी में कंप्यूटर की भूमिका, ईजिली कोई भी अगर 10वीं कक्षा या 11वीं कक्षा का भी स्टूडेंट हो, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है तो आप इसे लिख सकते हैं, लिख सकता है, तो आप ऑब्वियस इसे लिख सकते हो। समुचित उदाहरणों के साथ टेक्नोलॉजी और सामाजिक विकास में संबंध की विवेचना करना है। ये भी आसान है टॉपिक। बिहार में औद्योगिक विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का विवरण करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साइंस एंड टेक का, जो साइंस एंड टेक की बात करी जा रही है, तो बिहार में स्पेशली औद्योगिक विकास में इसकी क्या भूमिका हो सकती है। तो एक्चुअली एक इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में किस तरीके से भूमिका निभा सकता है बिहार में, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा है सबका हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे। इसके साथ साथ कोरोना महामारी के समय नई तकनीक ने हम लोग को किस प्रकार सहायता की, इसकी विवेचना करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सतत विकास में टेक्नोलॉजी की भूमिका पर एक नोट लिखना है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी से ही संबंधित सारे प्रश्न थे, छोटकू आसान थे, ऑब्जर्वेशन वाले प्रश्न थे। अगला प्रश्न, तकनीकी का दुरुपयोग एवं इसका गलत प्रयोग पर्यावरण को प्रदूषण की तरफ ले जाता है एवं जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। उचित उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए कि किस प्रकार भारत के पर्यावरण के लिए तकनीकी का दुरुपयोग एक अभिशाप बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी टेक्नोलॉजी है ना, उसका आपको इसमें मिसयूज लिखना है। रॉन्ग एप्लीकेशन लीड टू द पॉल्यूट एंड इन्वायरमेंट द कॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज।
तो किस तरीके से अब तकनीक, अब यहाँ पे तकनीक सुन के ना तो बच्चे बहुत ही घबरा जाएंगे कि भैया केवल किस तकनीकी की बात कर रहा है। यहाँ पे तकनीक के हर सेक्टर की बात कर सकते हो। ये नहीं कि पंपी सेट भी, हम पंपी सेट से पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भूजल है हमारा, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं बाहर का, मतलब पानी निकालते हैं और उसकी सिंचाई करते हैं खेतों में। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का सदुपयोग ये हो गया कि हमारे पास जो रिजर्व रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं सिंचाई में, इरिगेशन में। लेकिन ऑब्वियस हमें वहाँ पे मेहनत, टेक्नोलॉजी का यही है कि जो मानवीय मेहनत होता है उसको कम कर देती है। तो यहाँ पे देखोगे कि बहुत लोग एक तो बिजली बिल पे सब्सिडी दी जाने लगी है गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को। तो ये सब्सिडी अब प्लस टेक्नोलॉजी के द्वारा मानवीय जो श्रम होता है उसमें बचाव एक तरीके से आलस्य पैदा करता है ह्यूमन नेचर में। और कभी कभी मान लीजिए 5 मिनट पंप सेट चलना चाहिए तो उसको हम 10 मिनट चला के छोड़ देते हैं कि चलो भैया सब्सिडी तो है, सब्सिडाइज हमें बिजली बिल देनी है और हमें कौन सी मेहनत करनी है, चल जाने दो खुद कुछ और। तो आपको पहली चीज़ की एरीगेशन के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा आप निकालते हो। भू जल स्तर का जो है दोहन एक्स्ट्रा लेवल पे होता है, सालिनिटी वगैरह भी बढ़ती है, भूमि निम्नीकरण वगैरह भी होता है। तो ये सारी चीज़ें को रिलेट करके जब आप पूरा नॉलेज ग्रहण करते हो ना तो कोरिलेशन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है आपको। तो यही हमारा प्रयास रहता है कि कोरिलेट करवाना सिखाएं आपको और आप जीवन में आगे बढ़ो। इसका हमारा हमेशा से ही प्रयास रहता है। हम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावनाएं हैं। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में नैनोटेक की उभरते प्रयोगों की विवेचना कीजिए। ऑब्वियस और रिपीटेड प्रश्न है। तो ये थे प्रश्न। तो देखो प्रश्न बहुत ही आसान है, उन लोगों को कठिन लगा होगा जिन लोगों ने पढ़ाई के नाम पे केवल बस हम पढ़ रहे हैं। देखो उनका मतलब उनकी भी दिक्कत नहीं होती है। बच्चे ऑब्वियस बिहार के बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम बिहारियों के डीएनए में ही मेहनत शामिल होता है, कोई इसे निकाल नहीं सकता है। और विवश परिस्थितियों में रह के भी हम आगे बढ़ने की ललक को पीछे नहीं छोड़ते हैं। इसके बावजूद भी आपके इतने साल बाद 1.5 साल के मेहनत के बावजूद भी केवल सही डायरेक्शन नहीं मिल पाने के कारण जो है, डायरेक्शन नहीं मिल पाने के कारण आपका मेहनत जो है बेकार चला जाता है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चन के डिमांड को समझना, बीपीएससी के माइंडसेट को समझते हुए, और यदि 70वीं बीपीएससी के लिए आप प्रिपरेशन करते हो तब जाके चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जो लोग भी 70वीं बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है 97 170 58 805। इस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और हाँ, हमारा पटना में भी ऑफलाइन क्लासेज अवेलेबल करवाने वाले हैं संक्रांति के बाद। तो आप ऑफलाइन क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि कहाँ पे क्लासेज शुरू हो रहे हैं, किस दिन से शुरू होंगे। तो आप आके हमसे जुड़ के अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।